नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं में अब 5 नहीं 10 विषय होंगे अनिवार्य। राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से यह विषय लेने होंगे। विषयों में बदलाव का विकल्प कक्षा 11वीं से होगा। वहीं मिलना शुरू विभाग की तरफ से SCF का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। तो अब 10वीं क्लास में 10 विषय लेना अनिवार्य हो चुका है और 11वीं क्लास में जो बदलाव है वो होगा। तो विषयों में बदलाव का जो विकल्प है वो अब 11वीं में होगा। हालांकि जो 10वीं में अब 5 नहीं 10 विषय अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो ये शिक्षा विभाग का उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 10 विषय लेना अब अनिवार्य रहेगा। पहले 5 विषय होते थे, लेकिन अब 10 विषय लेना अनिवार्य हो गया है। और जो अब बदलाव होगा वो 11वीं कक्षा में बदलाव किया जाएगा। तो 10वीं में अब 5 विषय के साथ 10 विषय लेना अनिवार्य हो गया है। और अब क्या कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से बदलाव किया गया है, उससे छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, ये उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, एक बड़ा बदलाव कहना से उत्तराखंड के अंदर किया गया है। शिक्षा विभाग में जो 10वीं के छात्र हैं उनको 5 विषय की जगह 10 विषय लेने होंगे और वो अनिवार्य होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाए कि बच्चों पर कहने का पहले से इतना बोझ है पढ़ाई का कि वो उस पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब 10 विषय देने की बात कही गई है, तो इससे कहना से बच्चों पर और दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यदि बच्चों की माने तो बच्चों पर जिस तरह का दबाव अभी पढ़ाई का है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों की जो शक्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में यदि 10 सब्जेक्ट इस तरीके से उनको लेने होंगे तो उससे कहीं ना कहीं एक प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। और भी देखिएगा कि जो सरकार की तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि जो पूरा निर्णय लिया गया है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए लिया गया है कि 10वीं के जो बच्चे होंगे उनको 5 विषय की जगह आप 10 विषय लेने होंगे और 11वीं क्लास से ये कहीं ना कहीं शुरू कर दिया जाएगा। जी धनराज, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 10वीं जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें छात्रों पर पहले से ही काफी ज्यादा प्रेशर होता है। अब ऐसे में 5 की जगह 10 सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं, तो कितना ज्यादा प्रेशर छात्रों पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी से यदि देखा जाए तो अभी 5 विषय कहीं ना कहीं छात्रों के पास होते हैं, लेकिन अब 10 विषय होंगे तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि अभी तक 5 विषयों में कई बच्चे ऐसे थे कि जो फेल हो जाते थे, लेकिन अब उनको 10 विषय ठीक धनराज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो 10वीं में अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर अब 10वीं के छात्रों को 5 सब्जेक्ट की जगह 10 सब्जेक्ट लेने अनिवार्य कर दिए गए हैं। और अगर कुछ बदलाव किया जाता है, अगर छात्र अपने सब्जेक्ट में बदलाव करना चाहते हैं तो उनको 11वीं कक्षा में ये बदलाव करना होगा। क्योंकि 10वीं में अब जो बदलाव किया गया है वो फिलहाल यही है कि 5 सब्जेक्ट की जगह अब 10 सब्जेक्ट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मयूख मेहर का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मयूख मेहर भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस के कई नेता मयूर परखर के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में अब जो आपसी विवाद है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आदित्य कोठारी ने कहा है कि कई कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में हैं, तो मयूर मेहर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, कांग्रेस के अंदर जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब एक नया नाम सामने आ रहा है कि मयूख मेहर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, इसे एक रूप में समझ सकते हैं कि निकाय चुनाव में सरकार से भागे प्रत्याशी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बने। उसमें कांग्रेस के जो पिथौरागढ़ से विधायक अमरीक है, उनका नाम भी सबसे ऊपर है, क्योंकि उनके द्वारा सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी यानी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है, उनका समर्थन अमरीक महर के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि प्रदेश संगठन के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हाईकमान को पत्र भेजा गया, और जिस प्रकार से इस समय नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ये कह सकते हैं कि इस समय भी कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। चाहे आप प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा जोशी का नाम ले लें, जगत सिंह खादी का नाम ले लें, बिट्टू कर्नाटक का नाम ले लें, ये वो नाम है जिनको लेकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पहले तय करती थी, लेकिन उनके जाने से कांग्रेस इस समय अपने आप को असहजता महसूस यहाँ पर कर रही है। और अब बीजेपी भी दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई और बड़े नेता उनके संपर्क में, जो जल्द ही बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम सकते हैं। तो लगातार सियासी जो अटकलें हैं नेताओं के दल बदलने की, वो यहाँ पर जारी है। लेकिन निकाय चुनाव में एक के बाद एक ये कह सकते हैं कि जो नेता हैं जिनके नाम यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे, तो ये कभी भी ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका यहाँ पर दे सकते हैं। बिल्कुल अभय, और अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव में पार्टियों की तरफ से राजनीति, रणनीति और सियासी हलचल देखने को मिलती थी, वो नगर निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है इतने बड़े स्तर पर। और पार्टी में जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ये जो निकाय चुनाव है, ये भी काफी ज्यादा मायने रखता है। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव, बीजेपी किसी भी चुनाव को कमजोर तरीके से हल्के से मूड में नहीं लेती। हर चुनाव के बाद दूसरे दिन से दूसरे चुनाव की तैयारियों में यहाँ पर जुट जाती है, और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पिछले एक साल से लगातार तैयारी यहाँ पर कर रही थी। ऐसे में बीजेपी उन सभी चीजों पर भी नजर बनाए हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी यानी जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको कमजोर करने का काम यहाँ पर करते हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता, इसमें बड़ा चेहरा है, तो जो पार्टी छोड़ने की तैयारी यहाँ पे करें या पार्टी के खिलाफ बगावते सुर अपनाए हुए, उन पर डोरे डालने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो कोशिश बीजेपी की जा रही है। अब देखना यही है कि किस प्रकार से ये सब रणनीति आगे बढ़ पाती है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को कितने झटके मिल पाते हैं या कांग्रेस क्या कुछ आगे कहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में इस समय कांग्रेस को एक के बाद एक झटके यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे उभरती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि पहले प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बीजेपी में शामिल होना, और अगर अब ऐसे में एक दो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो कितना नुकसान उत्तराखंड में कांग्रेस को हो जाएगा? देखिए, उत्तराखंड के अगर नुकसान की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़े झटके यहाँ पर मिल सके। संगठन के तौर पर जिस नेता को जाना जाता था मथुरा दत्त जोशी, वो इस समय कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके। अब यही मथुरा दत्त जोशी, जिनको प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान जिनके पास है, उनके सिग्नेचर पर ही पार्टी ने निकाय चुनाव में पार्टी बल बांटने का काम प्रत्याशियों को यहाँ पर किया था, वो छोड़ के जा चुके हैं। पहले ज्योतिर्सिंह बिष्ट यहाँ पर छोड़ के जा चुके हैं। कई ऐसे बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामने का काम यहाँ पर किया। तो एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके मिल रहे। और अगर इस समय अमरीक महर जो पिथौरागढ़ से विधायक है, अगर वो भी पार्टी छोड़कर यहाँ पर जाते हैं, तो फिर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को और बड़े झटके यहाँ पर मिल सकते हैं। जी ठीक है भाई, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड कांग्रेस में जो अंदर मतभेद मचा हुआ है, वो अब बाहर निकलकर सामने आने लगा है। तो कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो चुके हैं, जिसमें 4 बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चुके हैं, पर आज तक भोटिया जनजाति के लोगों के लिए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में सीट आरक्षित नहीं हुई है। ऐसे में भोटिया जनजाति के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और इन लोगों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बार चुनाव में आरक्षण की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि वह सीमा के प्रहरी हैं और 1962 के युद्ध के बाद अपने मूल गांव नीलांग और जदुंग से भट्टवाड़ी और डोंडा विकास खंड में विस्थापित हुए हैं, पर पंचायतों में आरक्षण न होने के कारण आज तक विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इस बार चुनाव में सीटें आरक्षित की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस जनजाति के लोगों का विकास होगा। हम लोगों को पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत में मतलब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत दूर क्षेत्र के हैं, सीमा के प्रभारी हैं हम लोग, जैसे नेलंग और जादुंग गांव, जो हम बहुत पहले हम लोग वहाँ पर हमारे गांव वाले वहाँ रहते थे, और उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दिया। उन्होंने सीमा का रक्षा भी किया और देश की रक्षा भी किया।
उस समय लोगों को इस चीज़ का ज्ञान भी था कि आरक्षण क्या चीज़ है। अभी हाल में हमने संविधान में खुद देखा है, इस प्रकार से सुना है कि जनजाति लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने इसमें 4% का आरक्षण रखा है जनजातियों के लिए, पर उसका अभी तक हमको, जब से हमने उत्तराखंड बना 25 साल हो चुके हैं, उसका हमको लाभ नहीं मिल पाया। और हम चाहते हैं, माननीय सरकार से हम चाहते हैं कि इसका लाभ हमें इस पंचायत आगामी पंचायत में मिल। रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अतिक्रमण कर बनाए गए मजार को आज सुबह पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग PWD हल्द्वानी द्वारा पूर्व में 3 बार नोटिस दिया गया था। समस्त धार्मिक सामग्री और गरिमापूर्ण रूप से एकत्रित करते हुए मजार के प्रतिनिधि को हस्तगत किया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने की टीम ने उपजिलाधिकारी रामनगर, क्षेत्र अधिकारी पुलिस रामनगर, सहायक अभियंता NH मनोज भट्ट, तहसीलदार कुलदीप पांडे आदि अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने रास्ते से मजार को हटाया है और प्रशासन ने यहाँ पर जो कड़ा कदम है वो अपनाया है, तो अब जिला प्रशासन काफी तरीके से मुस्तैद है। पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन के प्रयासों से खादी और ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग के साथ संगठन द्वारा 10 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण का समापन हो गया है। इस प्रशिक्षण पर 16 चयनित सदस्यों द्वारा मौन पालन की बारीकियां को जाना गया। यह चयनित लोग खादी और ग्राम उद्योग विभाग के माध्यम से हनी मिशन के साथ जोड़े जाएंगे, जिस पर हुए कुछ दिन बाद प्रति व्यक्ति 10 मौन बॉक्स मौन के साथ और अन्य टूल किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कोर्स को लेकर सभी लोगों में काफी खुशी बनी हुई है। यह पहली बार होगा जब पहाड़ी जनपद को किसी प्रकार से हनी मिशन के साथ जोड़ा जाएगा और सब्सिडी के साथ यह लाभ प्राप्त होगा। पौड़ी बस हादसे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडल मुख्यालय पौड़ी को बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों के साथ आमजन लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल की वार्ता अपर जिलाधिकारी के साथ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, जिसके बाद व्यापारियों ने जनता के साथ मिलकर कोतवाली पौड़ी में अपनी गिरफ्तारी दी। स्थानीय व्यापारी अंजुल सिंह ने कहा कि व्यापार मंडल का मकसद पौड़ी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहाल करने को लेकर प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि पौड़ी 24 साल बीत जाने के बाद भी खुद को आज भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल ने साफ कर दिया है कि अगर पौड़ी में मूलभूत सुविधाओं के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई तो व्यापार मंडल आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। कलेक्ट्रेट परिसर है, उसके बाहर भी लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसमें ADM सर से भी इनकी वार्ता हुई थी और उसी के क्रम में फिर इनका वो था कि हम लोग जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। तो उसी क्रम में ये लोग अभी थाने आए हुए हैं, सभी के नाम पते नोट किए जा रहे हैं। जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो अमल में। गिरफ्तारी का उद्देश्य तो ये था कि एक मैसेज जाए और शासन प्रशासन की नींद उचटे। कल की जो दुर्घटना पौड़ी में हुई बहुत भीषण दुर्घटना थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 18 से ऊपर लोग घायल हो गए। और आलम अस्पताल का ये था कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, वहाँ बिजली तक नहीं थी। लोगों की, नागरिकों की ये स्थिति है कि कल किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसको मौत के मुंह में जाने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। ऐसा इस अस्पताल का हाल। अगर यही सब चलता रहा तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे और जनता सड़कों पर उतरेगी। और व्यापार सभा ने आज आह्वान कर दिया है कि हम कम से कम इस अस्पताल में सुविधाएं लाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए। रामनगर में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जहां एक और अवैध कच्ची शराब बरामद की, तो वहीं पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज न्याल ने बताया कि 2025 देवभूमि नशा मुक्त अभियान को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर नशे की आदत कारोबार के खिलाफ कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में CO भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में मालदन चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार और पुलिसकर्मियों द्वारा
मालधन चौड़ क्षेत्र में तुमाड़िया डाम इलाके में नदी किनारे गुरप्यार सिंह निवासी कुआखेड़ा अवैध रूप से 2 शराब की भट्टी चलाई जा रही थी, जिन्हें मौके पर पुलिस टीम द्वारा तोड़ने के साथ ही मौके पर शराब बनाने के उपकरण और 400 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया गया। देखिए, कल चौकी इंचार्ज मालधन द्वारा मालधन क्षेत्र में तुमड़िया डैम 2 के नदी किनारे एक व्यक्ति गुरप्यार सिंह को, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, वो नदी किनारे अवैध रूप से शराब की 2 भट्टियां चला रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर 2 भट्टियां के चलाने के उपकरण और 400 लीटर अवैध कच्ची शराब, वह क्या कहते हैं 6-7 हज़ार लीटर लहन को नष्ट किया। राजधानी देहरादून में 9वें आर्म्स फोर्स वेटरन्स डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। आपको बता दें कि साल 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वेटरन्स डे मनाया जाता है। इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों और सेना में उत्तराखंड के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सबसे खुशी की बात है कि हम समय समय पर अपने वीर सैनिकों को और उनके योगदान को याद करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने स्मैक तस्कर को बरामद किया है। बता दें कि सरकार द्वारा लगातार नशे की रोकथाम के लिए कवायद की जा रही है, जिसके चलते देहरादून जनपद के डोईवाला थाना क्षेत्र से दून पुलिस ने 13 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दोनों अभियुक्तों से स्मैक बिक्री से कुल 67,510 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। देखिए, कल जो डोईवाला थाना है इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं जिनका कि स्मैक के साथ पकड़े गए हैं। इसमें महराज है और एक इसमें इरफान है। जो महनाज है वो महिला, उनके पास 62,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और 7.8 उनके पास स्मैक मिली है। इसी तरह से जो इरफान है उसके पास 5.5 ग्राम स्मैक मिली है और 5,500 रुपए बरामद के। इनकी हिस्ट्री में भी खंगाली जा रही है, लेकिन इनकी शिकायतें काफी समय से मिल रही थी और जब हमारी टीम द्वारा इन पे वर्क किया गया तो ये कल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रवन ने कहा कि निकायों में कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और उनके पास जनता के बीच जाने के कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग उन पर कार्रवाई करता है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी पर राष्ट्रीय खेलों का लोगो लगाएं। हम सभी को 38वें राष्ट्रीय खेलों को ऐतिहासिक बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो ऐतिहासिक है। आगामी राष्ट्रीय खेलों में देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 10,000 खिलाड़ी देवभूमि आ रहे हैं। उन्होंने जनता से निवेदन करते हुए कहा कि हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति का पालन करते हुए सभी खिलाड़ियों को गर्मजोशी से स्वागत करना है। हमारा यह कर्तव्य है कि देवभूमि आ रहे खिलाड़ी हमारे राज्य से बेहतर यादें और अनुभव लेकर जाएं। हरिद्वार में बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र की एवरोन फार्मास्यूटिकल कंपनी में ड्रग विभाग ने रूटीन चेकिंग के दौरान कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में हुई इस जांच में कंपनी में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने कंपनी में चल रहे सभी कार्यों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। मौके से दवाइयों के कई सैंपल जब्त किए गए हैं, जिन्हें जाँच के लिए भेजा जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि विभाग समय समय पर रूटीन चेकिंग करता है ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ड्रग विभाग का यह कदम दवाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आज मेरे द्वारा ये बहादुराबाद में एक कंपनी है एवरोन करके, यहाँ पर कुछ मेरे पास शिकायतें मिली हुई थी और कि यहाँ पे जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। आज औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो सारे नॉन टेक्निकल हैं, कोई भी केमिस्ट नहीं है और प्रोडक्शन
और टेस्टिंग कुछ भी जो है वो नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है। और जो मालिक है वो मालिक फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। लाइसेंस हालांकि जो है मुझे प्रस्तुत किया गया है इसका, बट जो भी यहाँ पे दवाइयाँ बन रही है उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इनके द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और पानी की जो पानी यहाँ पर जितना भी पानी चाहिए होता है, स्टेबिलिटी दवाइयों की और टेस्टिंग एंड जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए कोई भी नियम्स नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रॉपर तरीके से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। फ़िलहाल जो है कंपनी मेरे द्वारा जो है स्टॉप प्रोडक्शन कराया जाएगा और इसके द्वारा जो है जो दवाइयाँ बनाई जा रही है उनके अप्रूवल मांगने के लिए इसे नोटिस दिया जाएगा कि इसके पास अप्रूवल है कि नहीं है। अभी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है अभी वो तत्काल अभी इसको मैं वनअग्नि घटनाओं को रोकने के लिए जनपद चमोली में जिला प्रशासन, वन विभाग और फायर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला और युवक मंगल दलों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का समापन आज हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वनअग्नि की बढ़ती घटनाएं और उसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही वनअग्नि के दौरान उपयोग में आने वाले फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड किट और वनअग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे 200 से अधिक वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला और युवक मंगल दलों को फायर सेफ्टी शूज वितरित किए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने नंदन कुमार ने विगत वर्ष फायर सीजन में उत्कृष्ट कार्य करने पर वन पंचायत सरपंचों को स्मृति चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी हमारे ऊर्जावान जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के निर्देश में हम पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, विकास विभाग और वन विभाग और आपदा की तरफ से ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें 3 दिवसीय कार्यशाला में इस तृतीय दिवस में नंदा देवी और अलकनंदा वन विभाग के वन पंचायत सरपंच, महिला मंगल दलों ने और राजस्व विभाग के पटवारी, वन विकास, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान हमारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। और इसमें हम लोगों को सबका सहयोग मिलेगा तो हम वनाग्नि पे इस साल बहुत अच्छा नियंत्रण कर पाएंगे। हमको यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दी गई है वनाग्नि के विषय में दी गई है, सारी हमें यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा मिली है। लेकिन हम अपने वन पंचायत सरपंच अभी अपने वन विभाग कर्मचारियों से थोड़ा नाराज हैं, जो हम हमेशा जनता का उनका साथ देते हैं। वनाग्नि में जब आग लगती है अपनी महिला मंगल दल सबको लेके चलते हैं एक साथ, अपना सब घर का काम छोड़ छाड़ के परेशान रहते हैं, लोगों की गालियां खाते हैं। लेकिन हमें एक मृतक पद दिया गया है जिसमें हमारी कोई नहीं सुनता है, केवल हमें गालियां मिलती हैं। लेकिन मैं अपनी सरकार से, अपने वन विभाग कर्मचारी से अनुरोध करती हूँ कि हम वन पंचायत सरपंचों को भी कुछ मानदेय दिया जाए, जिससे हमें भी कोई प्रलोभन में हम भी आए, हमारी महिला मंगल दल भी आए, प्रलोभन में आए और हम कुछ कार्य आगे कर सकें। और हमारा रामनगर जिले के पंचायत स्थानीय चुनावल्य प्रभारी अशोक कुमार पांडे ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी तैयारियों को 20 जनवरी तक पूरा करने को लेकर स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इस दौरान महाविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का अशोक कुमार पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिले के एसपी सिटी, एडीएम नैनीताल, एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार रामनगर कुलदीप पांडे आदि अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां तैयारी नहीं हुई है वहां 20 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को मतगणना होगी, इसलिए मतगणना की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।